हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और अब तक हमारी वीडियो पहुँच रही होगी, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस, जिसमें चल रहा है पार्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट के परावर्तन की घटना और लाइट के अपवर्तन की घटना बताई गई। लाइट के परावर्तन की घटना से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, आंकिक प्रश्न थे, उसको लगवा दिया गया, लेकिन लाइट के रिफ्रैक्शन से अपवर्तन की घटना से जो क्वेश्चन था उसको नहीं लगाया गया। रीजन यही था, क्योंकि अगला चैप्टर था आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है वह पिछले रिफ्रैक्शन वाले पार्ट से रिलेटेड होता है। क्योंकि हम पिछले चैप्टर में लेंस से अपवर्तन किस प्रकार होता है ये पढ़ चुके हैं। लेंस से अपवर्तन किस प्रकार होता है ये पढ़ा जा चुका है। थिन लेंस, पतले लेंस से अपवर्तन किस प्रकार होता है ये पढ़ा जा चुका। उसी का यूटिलाइज, यानी पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का यूटिलाइज ह्यूमन आई, मानव नेत्र पर होता है। आप देखे होंगे कल के लेक्चर में, जिसमें बताया गया ह्यूमन आई स्ट्रक्चर। उसमें ह्यूमन आई स्ट्रक्चर में कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस लगा था। अब उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद किरणें जो होती हैं वह हमारे रेटिना पर मिलती हैं, तब किसी भी ऑब्जेक्ट का सुस्पष्ट यानी क्लियर जो है इमेज बनता है और हमें वह ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। तो कल की क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई और ह्यूमन आई के जो पार्ट थे, उस हर एक पार्ट जो इम्पोर्टेंट आपके लिए था उसको बताया गया। और एक टॉपिक बताई गई थी पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी नेत्र की समंजन क्षमता या समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है ये बताया गया। तो समंजन क्षमता का मतलब यह है जो नेत्र लेंस होता है वह प्रकाश स्रोत के अनुसार या अपनी फोकस दूरी को, वस्तु की स्थिति के अनुसार अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेता है। इसी घटाने बढ़ाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं, और इस प्रोसेस को समंजन कहा जाता है। आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है, आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है? तो आज हम कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, फार पॉइंट का मतलब दूर बिंदु। याद रहे, नियरेस्ट पॉइंट, निकट बिंदु को हम अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी बोलते हैं। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और फार पॉइंट का मतलब दूर बिंदु। और होता है रेंज ऑफ विजन, यानी दृष्टि विस्तार। एक स्वस्थ आदमी है, एक हेल्दी ह्यूमन है, वह अपने नेत्र से मिनिमम कितने तक देख सकता है और मैक्सिमम कहाँ तक देख सकता है, उसके बीच की जो रेंज होती है उसी को बोला जाता है रेंज ऑफ विजन। ठीक है। और दूसरा टॉपिक हमारा होगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ये समझ लो कि यहाँ से एक क्वेश्चन आना है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि दोष क्या होते हैं और दृष्टि दोष के प्रकार, जिसमें 4 दृष्टि दोष आपको बोर्ड पे लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, यानी कि मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया और अबिंदुकता, इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है ये भी बताया जाएगा आपको। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट आपका होगा नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट का मतलब निकट बिंदु। तो निकट बिंदु क्या होता है, कहेंगे
कि एक स्वस्थ नेत्र मिनिमम यानी कि न्यूनतम जहां तक किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, पढ़ सकता है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु, एक स्वस्थ नेत्र है, एडल्ट ह्यूमन है, वयस्क आदमी है, उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। और अगर कोई बच्चा है तो उसका निकट बिंदु 6 से 10 सेंटीमीटर के बीच में लाई करता है। अगर कोई ओल्ड आदमी है, बुढ़ा आदमी है, तो उसका निकट बिंदु 25 से हट करके 1 मीटर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है एज रिलैक्सेशन पे। जैसे जैसे एज कम होगी, अगर एज कम है तो निकट बिंदु भी कम हो जाएगा, एज ज़्यादा है तो निकट बिंदु भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी नियरेस्ट पॉइंट, निकट बिंदु। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। मैं सबसे पहले यही बताने वाला हूं कि निकट बिंदु क्या होता है, नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है। बाकी ये चीज़ रहने दूंगा क्योंकि ये चीज़ मुझे बतानी है अभी। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। ठीक है, इसको लिख दे रहा हूं मैं दोबारा अभी। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इसी को हिंदी में कहते हैं दृष्टि दोष। तो सबसे पहला हेडिंग होगा आपका निकट बिंदु, निकट बिंदु, नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट। तो अभी मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, उसको नोट कर लीजिए। डेफिनेशन क्या बताई मैंने कहा कि आँख से वह न्यूनतम दूरी या किसी स्वस्थ नेत्र के लिए वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर कोई सामान्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को पढ़ सकता है, किसी वस्तु के इमेज को देख सकता है, उस दूरी को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसको नोट कर लें। आँख से न्यूनतम दूरी पर स्थित उस बिंदु को जिस पर रखी वस्तु को आँख स्पष्ट देख सकती है, उसे क्या कहा जाता है? निकट बिंदु कहा जाता है। यहाँ लिख सकते हैं हम, आँख से न्यूनतम दूरी पर स्थित, न्यूनतम दूरी पर स्थित उस बिंदु को जिस पर रखी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देख सकती है, आँख स्पष्ट रूप से देख सकती है, आँख स्पष्ट रूप से देख सकती है, निकट बिंदु कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है, नियरेस्ट पॉइंट कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। अब आप मान लिख लेंगे इसका। तो एडल्ट ह्यूमन वयस्क आदमी के लिए, ठीक है, वयस्क ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन वयस्क आदमी के लिए, ठीक है, वयस्क आदमी है तो उसके लिए कितना होगा भाई? 25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होगी। और अगर कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चे के लिए इसकी डिस्टेंस 6 से लेकर के 8 या 10 के बीच में लाई करती है, 6 से 10 सेंटीमीटर के बीच में लाई करती है। और बुढ़ा आदमी कोई है, ठीक है, बुढ़े आदमी के लिए क्या होगा? यह 1 मीटर हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। तो ये आप नोट कर लें कि इसका मान कितना होता है, ठीक, 25 सेंटीमीटर। और इसी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी बोलते हैं। तो यहाँ इसको भी नोट कर लें, इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं,
याद रहे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को डी से लिखते हैं, किससे? कैपिटल डी से, ठीक है। और कैपिटल डी की वैल्यू कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है कि एक स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या मान होता है। तो एक स्वस्थ नेत्र है, एक स्वस्थ आदमी है, वयस्क आदमी है, उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका निकट बिंदु। दूसरा है दूर बिंदु। दूसरा क्या है? दूर बिंदु। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर दूर बिंदु बताया जाए। देखिए अब दूर बिंदु क्या होता है इसको बताना है। तो दूर बिंदु का मतलब ये है कि जहां पर रखी वस्तु को अस्पष्ट कोई नेत्र जो है अस्पष्ट रूप से देख सके, सामान्य नेत्र, उसे क्या कहा जाता है? दूर बिंदु कहा जाता है। तो आप कहेंगे आंख से वह अधिकतम दूरी या आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित उस बिंदु को जिस पर रखी वस्तु आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है, क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। आंख से अधिकतम दूरी पर, आंख से बस यही कर देना अधिकतम, क्या कर देना है? अधिकतम, ठीक है। और यहां हेडिंग डाल देना है दूर बिंदु, दूर बिंदु, फार पॉइंट, ठीक है। और इसको नोट कर लेना है क्या भाई? आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित उस बिंदु को जिस पर रखी वस्तु आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है, क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। निकट बिंदु की जगह पे क्या हो जाएगा? दूर बिंदु, ठीक है। दूर बिंदु दूर बिंदु कहलाता है, ठीक। तो ये दूर बिंदु की डिफिनेशन हो गई। याद रहे अगर कोई सामान्य नेत्र है, सामान्य नेत्र जिसमें कोई दोष नहीं है, सामान्य नेत्र के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव होती है। क्या होती है? इन्फिनिटिव, अनंत। क्या होती है? अनंत। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी सामान्य नेत्र के लिए या स्वस्थ आदमी है, उसके आंख में कोई दोष नहीं है, तो उसका निकट बिंदु क्या होगा या उसका दूर बिंदु कितना होता है? तो आप इसको क्या बताएंगे? इन्फिनिटिव। आप खुद सोचिए, आप अपनी आंख को फैलाइए, आप अपनी आंख से देखिए कितने दूर तक मैक्सिमम देख सकते हैं, कितने दूर तक मैक्सिमम देख सकते हैं? तो आप कहेंगे इन्फिनिटी तक, जहाँ तक दिखाई दे। उसके सामने कोई घर या कोई ऐसा पर्दा ना आए जिसके पार ना दिखाई दे, तो आंख जितनी दूर तक जाएगा आपका उतनी दूर तक देख सकते हैं, तो उसको क्या बोल देंगे? इन्फिनिटिव बोल देंगे। इसलिए इसका दूर बिंदु क्या माना जाता है? इन्फिनिटिव, अनंत माना जाता है। क्या माना जाता है? अनंत, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। इसके बाद लास्ट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं दृष्टि विस्तार, ठीक है, रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन। तो देखिए दृष्टि विस्तार क्या होता है? तो दृष्टि विस्तार का मतलब ये है कि आप न्यूनतम कितना देखते हैं और अधिकतम कितना देख रहे हैं, इसी के बीच की रेंज को क्या बोलते हैं? इसी के बीच की रेंज को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि विस्तार बोलते हैं। जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं भाई आपके पास कितने रेंज वाला सामान है। जैसे आपको शूज लेना है तो आप कहते हैं कितने रेंज में शूज है, तो मिनिमम, रेंज का मतलब मिनिमम बताएगा और मैक्सिमम बताएगा। जैसे मान लो मिनिमम उसके पास 500 का शूज है और मैक्सिमम 5000 का शूज है, तो आप वो कहेगा कि सर हमारे यहाँ 5 से लेकर के 5000 तक का रेंज का शूज हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ है कि मिनिमम डिस्टेंस को बताए और यानी मिनिमम वैल्यू को बताए और मैक्सिमम वैल्यू को बताए, तो उसको क्या बोलेंगे? रेंज बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। यही अगर रेंज ऑफ विजन की बात करेगा तो रेंज ऑफ विजन में क्या हो जाएगा भाई? विजन जो निकट पॉइंट है उसका वो निकट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट, और उसका जो फार पॉइंट है उसके बिटवीन की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? नियर ऑफ, आप क्या बोलेंगे उसको? विजन ऑफ, रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन। तो ये आपकी हेडिंग होगी दृष्टि विस्तार, दृष्टि विस्तार। इसको व्यवहारिक भी समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे रेंज ऑफ विजन। तो क्या लिखेंगे भाई रेंज ऑफ विजन में? कहेंगे निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पॉइंट एंड फार पॉइंट इज कॉल्ड एज या इज नोन एज रेंज ऑफ विजन, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं निकट बिंदु,
निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दृष्टि विस्तार कहते हैं। आप इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दृष्टि विस्तार कहते हैं। अब आप इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो वैल्यू बताने के लिए क्या करना है? निकट बिंदु की वैल्यू बता देना है और दूर बिंदु की वैल्यू बता देना है। तो निकट बिंदु की वैल्यू क्या बताई गई है? निकट बिंदु की वैल्यू 25 सेंटीमीटर बताई गई है। क्या बताई गई है? 25। और दूर बिंदु की वैल्यू क्या बताई गई है? इन्फिनिटी बताई गई है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? रेंज ऑफ विजन क्या हो जाएगा? एक हेल्दी ह्यूमन के लिए, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए या स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए या स्वस्थ आंख के लिए उसका दृष्टि विस्तार कितना होता है? तो आपका आंसर होगा 25 से इन्फिनिटी तक, 25 से अनंत तक, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट 25 है और फारेस्ट पॉइंट यानी फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी है। यानी निकट बिंदु 25 है और दूर बिंदु कितना है? अनंत है। इसलिए इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 25 से अनंत, 25 से अनंत तक, ठीक है। तो ये हो गया रेंज ऑफ विजन। ये था कुछ बेसिक जानकारी जिसमें आप ये सीखें कि नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है, और उसके बाद आपने ये सीखा कि रेंज ऑफ विजन क्या होता है। ये एक बेसिक जानकारी थी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी काम आती रहेगी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप किया जा सकता है। ये MCQ क्वेश्चन बन सकता है और ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे हमको देखना है कि दृष्टि विस्तार क्या, ये दृष्टि दोष क्या होता है, यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन। देखिए डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता क्यों है? तो इसका दो कारण बन सकता है। जो आपका निकट बिंदु है उसकी दूरी घट बढ़ जाए, उसकी दूरी 25 से ज़्यादा हो जाए और 25 से कम हो जाए। एक सामान्य जो है नेत्र उसके लिए 25 सेंटीमीटर बताएगी, तो उसकी दूरी घट जाए या उसकी दूरी बढ़ जाए। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि जो अनंत पॉइंट है वह जो है और पहले आ जाए, क्योंकि अनंत का तो अंत अनंत ही होता है, वो और आगे तो जा नहीं सकता। तो अनंत क्या हो जाएगा? अनंत पॉइंट और पहले आ जाएगा, तब भी डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो डिफेक्ट इसी वजह से होता है कि आंख जो है वह उसके नियरेस्ट पॉइंट की डिस्टेंस को बढ़ा घटा देती है, बढ़ घट जाता है। और दूसरी बात यह है कि उसके इन्फिनिटी पॉइंट जो होता है वो पहले ही आ जाता है। इन्फिनिटी पॉइंट पहले ही आ जाता है, जिससे दूर से कोई आदमी आ रहा हो या दूर कोई ऑब्जेक्ट रखी हो, थोड़ी सी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी हो, तो वह उसको बहुत अच्छे से देख नहीं सकता है। तो ये हम कहेंगे कि उसकी आंख में क्या है? दोष है, उसकी आंख में डिफेक्ट्स है। अब वो डिफेक्ट्स कई तरीके का बताया गया। सबसे पहले बताया गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा बताया गया दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया यानी शॉर्ट साइटनेस। याद रहे, कोई भी दृष्टि दोष होगा, कोई भी डिफेक्ट्स होगा, उसकी डिफिनेशन उसके अपोजिट होगी। जैसे यहाँ निकट की बात की जाएगी तो इसका मतलब ऐसा दोष होगा जिसमें आदमी को निकट की ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई देगी, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगी। उसको बोलेंगे हम शॉर्ट साइटनेस, या इसी को क्या बोल देंगे? मायोपिया। जब भी हम डिफिनेशन बताएंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत ये सेट हो जाना चाहिए कि हमको डिफिनेशन जो बतानी है वो नाम के उल्टे बतानी है। अगर दोष निकट है इसका मतलब निकट दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा। और अगर दोष दूर है तो इसका मतलब वो दूर दिखाई देगा, निकट नहीं दिखाई देगा। और अगर दोष जरा दृष्टि दोष है तो दोनों नहीं दिखाई देगा, ना निकट का दिखाई देगा ना दूर का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है जिसमें दोष उत्पन्न होते हैं, और होते क्यों हैं ये भी आपको बताएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो जैसे आप ये हेडिंग डालेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी कि दृष्टि दोष हेडिंग डाल करके ये लिख लेंगे कि दृष्टि दोष जो है सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये आपकी हेडिंग होगी दृष्टि दोष में लिख लेंगे कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला निकट दृष्टि दोष,
दूसरा दूरदृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता। अबिंदुकता, ठीक है। अबिंदुकता तब आता है जब जो है मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, मांसपेशियों में लचकपन कम हो जाता है, तो लेंस की पोजीशन इधर उधर हो जाती है, तो अबिंदुकता आ जाता है। तो यह दोष जो है अबिंदुकता वाला, ये उम्र के हिसाब से होता है, ये उम्र के हिसाब से होता है, ठीक है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये दोष उत्पन्न होता जाएगा। ये एडल्ट ह्यूमन में बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये अबिंदुकता है। और एक और होता है जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वर्धांधता बोलते हैं। वर्धांधता जो रोग होता है वह देखने में कोई परेशानी नहीं होती है, देखने को वो हर चीज देखेगा, निकट की भी देखेगा, दूर की भी देखेगा, निकट भी देख लेगा, दूर भी देख लेगा, देखने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वो कलर को नहीं पहचान पाएगा। कुछ विशेष कलर होंगे, उस विशेष कलर को नहीं पहचान पाएगा। तो यह दोष जो होता है वर्धांता वाला, कलर ब्लाइंडनेस, यह जो है जन्मजात होता है, यह जन्मजात होता है, यह जन्म से ही होता है, इसलिए इसका उपचार नहीं किया जा सकता, इसका उपचार नहीं किया। और बहुत अहम भी है, बहुत अहम है भी नहीं, बहुत अहम है भी नहीं। अरे भाई, अगर उसको निकट का पॉइंट ना दिखाई दे तब तो हो सकता है अभी अहम है, दूर का पॉइंट ना दिखाई दे तब अहम है। कलर को पहचानना, कलर को डिफाइन करना, कलर को अलग अलग करना बहुत रेयर केस में काम आता है, बहुत रेयर केस में काम आता है। तो इसलिए जो वर्धांता होता है या जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस ये जन्मजात होती है। कुछ लोगों को ये जन्म से ही होता है कि वो कलर को नहीं पहचान पाते हैं कि ये कौन सा कलर है, उसको डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो एक ये भी पांचवा ये भी हो सकता है कि दे दिया जाए वर्धांता, ठीक है, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक। तो याद रहे कलर ब्लाइंडनेस में ये नहीं होगा कि उसको दिखाई न दे, उसको दिखाई देगा, सब चीजें दिखाई देंगी उसको, निकट वाली भी दिखाई देगी, दूर वाली भी दिखाई देगी, दोनों दिखाई देगी। केवल वो क्या नहीं कर सकता है, वो कलर में डिफरेंट नहीं कर सकता, कलर को अलग अलग नहीं पहचान सकता, ठीक है। तो डिफरेंट नहीं कर सकता है, आप इसको नोट कर लें। उसका पहले हेडिंग डालिएगा जिसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। मैं परिभाषा इसके ऊपर लिख दे रहा हूं, निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होगी, आप नोट भी कर सकते हैं। अभी बताया मैंने, निकट दृष्टि दोष है तो इसके उल्टा बताइएगा, निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, तो आप कहेंगे इसको क्या है, निकट दृष्टि दोष है। याद रहे निकट दृष्टि दोष, इसी को एक और नाम से बोलते हैं जिसको कहा जाता है निकट दृष्टिता, निकट दृष्टिता, ठीक है। तो या तो आप शुद्ध लैंग्वेज लिखेंगे तब भी सही है, निकट दृष्टिता भी लिख सकते हैं और निकट दृष्टि दोष भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि निकट दृष्टिता क्या होती है, हो सकता है हिंदी में पूछ ले, हिंदी मीडियम वाले स्पेशल नाम याद रखें, निकट दृष्टिता, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। बाकी हिंदी में इंग्लिश में नाम लिखा गया है मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस, दोनों नाम लिखा गया है, मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी, कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को, निकट रखी वस्तु को, देखिए निकट है तो स्पष्ट देख लेगा, ठीक है। निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से तो देख सकता है, देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को अस्पष्टता या स्पष्ट रूप से लिखेंगे, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का
दूर बिंदु क्या होता है, पहले आ जाता है। तो आप पहले इसको नोट कर लें। नहीं देख सकता है इसे या इस प्रकार के दोष को, इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, याद रहे कि इस प्रकार का दोष जिस भी आदमी में होगा उसका निकट बिंदु क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। जैसे देखिए ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु है, ये पहले आ गया, दूर बिंदु इधर था, ये पहले आ गया है। ठीक है, ये पहले आ जाएगा तो इमेज क्या हो जाएगी, रेटिना के पहले बन जाएगी। इमेज रेटिना, याद रहे कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर रेटिना पे बनती है तो उसके आँख में कोई दोष नहीं है। अगर रेटिना के पहले बनती है या रेटिना के बाद बनती है तो उसकी आँख में दोष है। ठीक है, तो ये याद रहे कि इसमें क्या होता है कि जो इसका इन्फिनिटी पॉइंट होता है वो पहले आ जाता है, इसलिए यह जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है वो उसको कन्वर्ज करके, जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है इसको कन्वर्ज करके पहले ही मिला देता है। ये इसको कन्वर्ज करके रेटिना के पहले मिला देता है, यानी जो इमेज बन रही है वो रेटिना के पहले बनना स्टार्ट हो जाएगी, और रेटिना के पहले इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी तो इसको क्या बोल देंगे, निकट दृष्टि दोष। तो इसमें हम ये पॉइंट नोट कर सकते हैं क्या होता है इसमें। हाँ, लिखेंगे कि इस दोष में या इस दोष युक्त इस दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु या व्यक्ति का दूर बिंदु, सॉरी दूर बिंदु है ना, व्यक्ति का दूर बिंदु या अनंत लिख सकते हैं, व्यक्ति का अनंत बिंदु, ये सबसे सही है। अनंत बिंदु पहले आ जाता है या पास में आ जाता है लिख सकते हैं आप। ठीक है, और इस चित्र को बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसका इन्फिनिटी पॉइंट इधर था कहीं और ये इधर आ गया। ठीक है, तो इमेज कहाँ बन जाएगी भाई, रेटिना के पहले। इसको भी नोट कर सकते हैं। क्या होता है इस कंडीशन में, इमेज रेटिना के पहले, यानी इस दशा में या इस स्थिति में, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, यानी आदमी के, यानी मनुष्य के, व्यक्ति के रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, और कहां पर रखी वस्तु का, दूर रखी वस्तु का। ठीक है, वस्तु का, क्योंकि दूर की ही वस्तु तुम्हें दिखाई दे रही है। ठीक है, इस स्थिति में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लिख सकते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है या बनता है। ठीक है, और आप इस चित्र को बना लीजिए, दो चित्र आप जरूर बना लें, जिससे ये याद रहे कि कम से कम ये डिफेक्ट कैसे होता है। आप इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, हमें ऐसा लेंस लगाना है कि यह किरण को थोड़ा सा और फैला दे, यह किरण को थोड़ा और डाइवर्ज कर दे, क्योंकि कन्वर्ज ज़्यादा कर दिया है इसलिए लाइट रे रेटिना से पहले मिल गई है। इसलिए ये देखिए, कन्वर्ज ज़्यादा कर दिया इसलिए लाइट रे कन्वर्ज रेटिना से पहले मिल गई है। हमें करना क्या है, इसको जो है और डाइवर्ट कर देना है, इसको और डाइवर्ट कर देना है। तो इसको डाइवर्ट करने के लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। इस लेंस से पहले एक डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा जिससे इसको डाइवर्ज लाइट मिले। जब इसको डाइवर्ज लाइट मिलेगी तो यह और बाद में डाइवर्ज करेगा, तो बाद में यहाँ रेटिना पे मिलाने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जिस भी आदमी में ये दोष होगा उसके
जो है संबंधित व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा देंगे, डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे, जिसका नेचर डाइवर्जिंग हो। और डाइवर्जिंग किसका नेचर होता है भाई, कॉनकेव नेचर, कॉनकेव लेंस का। ठीक है, तो ये तो निवारण में हो जाएगा। अब हम कारण लिखते हैं इसका कि कारण क्या है इसका। ठीक है, तो आपकी हेडिंग होगी निकट दृष्टि दोष होने का कारण। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, तो ये हेडिंग होगी आपकी निकट दृष्टि दोष होने के कारण। तो दो कारण है, देखिएगा ध्यान से। पहला है कि जो नेत्र लेंस है, ये जो नेत्र लेंस है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाए, इसकी वक्रता त्रिज्या जो है, हाँ ये नेत्र लेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए। अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो लेंस और मोटा हो जाएगा, लेंस और, क्योंकि वक्रता त्रिज्या क्या होती है भाई, जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। ठीक है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये लेंस और मोटा हो जाएगा, और जब लेंस मोटा हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी घट जाएगी। जितना पतला लेंस उतने ही ज़्यादा फोकस दूरी, और जितना मोटा लेंस उतने ही कम फोकस दूरी, और जितना मोटा लेंस उतनी कम फोकस दूरी, और जितनी मोटा लेंस होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहां लिख सकते हैं नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी बढ़ जाए, कम हो जाएगी तो ये पहले कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, बढ़ जाए जिससे इसकी फोकस दूरी, देखिए दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाए। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है भाई, अगर ये चौड़ा हो गया लेंस, ये मोटा हो गया लेंस, तो ये रेटिना है, और लेंस मोटा हो गया तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, हाँ पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ जाएगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं इसमें कि नेत्र लेंस, ये जो नेत्र लेंस है और ये जो रेटिना है, इसके बीच की दूरी क्या हो जाए, इसके बीच की दूरी बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ जाएगा मतलब ये है कि ये जो गोलक का व्यास है, ये जो गोल है, आँख जो गोल है, ये जो है इसमें क्या आ जाए, लंबापन आ जाए, इसमें क्या आ जाए, लंबापन आ जाए। ऐसा लंबापन जब इसमें आ जाएगा तो जो लेंस है और जो रेटिना है इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं दूसरे कारण में, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात क्या हो सकता है, नेत्र के गोले में लंबापन आ जाए। ठीक है, नेत्र के गोले में लंबापन आ जाए। ठीक है, दो कारण याद रखिए, ये दो कारण है। ठीक है, कारण भी पूछ सकता है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके होने के कारण और निवारण। ठीक है, होने के कारण और निवारण दोनों लिखिए। ठीक, तो ये कारण हो गया। अब निवारण करना है तो इसी में मुझे क्या करना है, डाइवर्जिंग लेंस लगा देना है। अब देखिए डाइवर्जिंग लेंस लगा के मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निवारण होगा इसका। इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, फिगर को देखिएगा डाइवर्जिंग लेंस कैसे लगेगा। याद रहे डाइवर्जिंग लेंस आई लेंस से पहले ही लगेगा।
ठीक है, ये आपका आई लेंस कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, अब जो है इसका दूर बिंदु पहले आ जाएगा, बताया गया अभी। ठीक है, और हाँ, मैं जो है इसके पहले एक लेंस लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। डाइवर्जिंग नेचर का, ये डाइवर्जिंग नेचर का लेंस होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये किरण को क्या करता है, डाइवर्स कर देता है। जैसे मान लीजिए ये आपका दूर बिंदु है, ये दूर बिंदु है। ठीक है, अब इससे लाइट रे जाएगी, तो ये इसको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, ऐसे करेगा। ये मालूम होगा कि लाइट रे जो है इस तरफ से जा रही, ऐसे जा रही। अब यही लाइट रे इसको मिलेगी, इसको डाइवर्ज लाइट रे मिलेगी। तो जब इसको डाइवर्ज लाइट रे मिलेगी तो क्या हो जाएगा, अब जो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, वो किससे मिलेगा, रेटिना पे मिल जाएगा। किस पे मिल जाएगा, रेटिना पे। ठीक है, तो ये इसका रेटिना पे मिल गया। ठीक, तो ये इसका नियरेस्ट पॉइंट जो इन्फिनिटी पॉइंट था वो पहले आ गया था, तो इसको ये लाइट रे को डाइवर्स कर दिया, और अब कहाँ मिला रहा है, अब ये मिला रहा है रेटिना पर, और यहाँ पर इमेज बन रहा है। तो अब जो है ऑब्जेक्ट उसको क्या करेगी, साफ साफ दिखेगी। तो निवारण में लिख सकते हैं, निवारण में क्या लिख सकते हैं भाई, निवारण में लिख सकते हैं कि इस दोष से पीड़ित, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के संबंधित चश्मे में, व्यक्ति के संबंधित चश्मे में संबंधित चश्मे में अपसारी प्रकृति का, अपसारी प्रकृति का, अपसारी प्रकृति का मतलब अवतल लेंस, ब्रैकेट में लिख देंगे, अवतल लेंस का। ठीक है, हाँ, उचित फोकस दूरी वाला या उचित क्षमता वाला लिख सकते हैं। ठीक है, संबंधित चश्मे में यहाँ आगे बढ़ा दीजिएगा, उचित क्षमता वाला अपसारी प्रकृति अवतल लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये बोला भी हूँ मैं, तो आप नोट भी वैसे कर सकते हैं, वैसे दिख रहा होगा, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तो एक दोष के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया, निकट दृष्टि दोष। देखिए, दो दृष्टि दोष आपकी इंपॉर्टेंट है, निकट और दूर। ठीक है, अब निकट हो गया तो हम दूर को अब उठाते हैं, दूर को बताते हैं। देखिए, इसी दोनों में टाइम लगेगा, उसके बाद वो मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा, उसको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहा हूँ मैं ऊपर से। अगली हेडिंग होगी दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष की डिफिनेशन क्या बनेगी, कहेंगे जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई दे परंतु नज़दीक की वस्तुएं साफ ना दिखाई दे, उल्टा बताना है। ठीक है, ये याद रहे कि जब भी डिफिनेशन बतानी है तो उल्टे ही बतानी है। अगर दूर है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपकी नई हेडिंग होगी, दूर दृष्टि दोष, या इसी को बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, तो लिखेंगे अगली हेडिंग, दूर दृष्टि दोष, या लिख दीजिएगा दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटनेस।
फार साइटनेस। ठीक है, तो ये हो गई इसकी हेडिंग। अब इसकी डिफिनेशन लिख लें। मैं इंक देखता हूँ, ठीक है, किसी मार्कर में है कि नहीं। ठीक है, तो अब इसकी डिफिनेशन क्या बन जाएगी, कहेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, या दूरदृष्टिता इसको बोल सकते हैं, एक नाम और है दूरदृष्टिता। ठीक है, तो कहेंगे दूरदृष्टि दोष मनुष्य के आंख का वह दोष है, या ऐसे ही लिख दें कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई दे परंतु नज़दीक की या पास की लिख सकते हैं, ठीक है, नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दे तो इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो उसका निकट बिंदु होगा, जैसे निकट बिंदु कितना होता है भाई, 25 सेंटीमीटर, तो उसका निकट बिंदु जो है वह 25 से घट जाएगा, 25 से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, इस दोष में व्यक्ति का निकट बिंदु का मान कम हो जाता है। ठीक है, यानी निकट बिंदु और पास में आ जाता है। ठीक, जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपकी ह्यूमन आई है, ठीक है, ठीक, और इसका नियरेस्ट पॉइंट, ये इसका नियरेस्ट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से लाइट रे चलेगी, तो अगर इसी पे मिल रही हैं तीनों, तब तो ये आँख सही है, ये इसका नियरेस्ट पॉइंट होना चाहिए था। अगर मान लो नियरेस्ट पॉइंट यहाँ कहीं आ गया, एन डैश पे, एन से पहले एन डैश, अगर यहाँ तक है तो ये 25 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अगर इससे कम हो गया, जैसे एन डैश पे आ गया, तो अगर एन डैश पे आ गया तो लाइट रे जो यहाँ कन्वर्ज हो रही थी ये और बाद में कन्वर्ज हो जाएगी, ये और बाद में कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे होगा देखिएगा ध्यान से, एक चित्र ये बनेगा, एक चित्र ऐसे बनेगा, देखिएगा, एक चित्र ऐसे बनेगा, देखिएगा कैसे बन सकता है। तो मैं इसको नोट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, यहीं पे बना दे रहा हूँ, या नीचे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये आपका हो गया नेत्र लेंस। ठीक, अब ये आपका था निकट बिंदु, ये यहाँ पे आ गया, एन डैश पे आ गया, एन पे था, एन डैश पे आ गया। ठीक है, तो इससे लाइट रे अब निकलेगी,
ठीक। और ये जो है रेटिना के बाद में कन्वर्ट होगी, तो ये रेटिना के पीछे क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा यहाँ पर, और इसके पहले इमेज यहाँ बन रहा था। ठीक, तो ये निकट बिंदु पास आ गया, तो लाइट रे क्या हो गई, दूर जाके मिल गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है इस लाइट रे को और पहले मिलाना है, तो इसका मतलब इसको और कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो कन्वर्जिंग नेचर का लेंस लगाना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस का नेचर लगाना पड़ेगा ना। और कन्वर्जिंग नेचर का लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो ये चित्र बना लेंगे, उसके बाद निवारण में एक चित्र और बना देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम, ये जो आपका चित्र है ये दीर्घ दृष्टि युक्त नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु। ठीक है, और ये दीर्घ दृष्टि युक्त नेत्र है। ठीक है, ये आपकी बी वाले में दीर्घ दृष्टि युक्त नेत्र है, दीर्घ दृष्टि युक्त नेत्र या दूरदृष्टि युक्त नेत्र। अब रीजन इसका देखिए क्यों होता है, इसको मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए, बना लीजिए इसको। रीजन ऐसा क्या है कि ये होता है, तो जो रीजन इसके पहले बताया गया उसका उल्टा इसमें बताना है। उसमें क्या था भाई, वक्रता त्रिज्या बढ़ गई थी, फोकस दूरी कम हो गई थी। इसमें वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मिटा रहा हूँ, देखिएगा। अब कारण लिखिएगा इसका, कारण क्या है इसके होने का, तो दो कारण इसके भी हैं। कारण सबसे पहला कारण क्या बताएंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए, अर्थात लेंस जो है वो पतला हो जाए, लेंस पतला हो जाए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम वक्रता त्रिज्या वहाँ अधिक हुई थी, वक्रता त्रिज्या कम हो जाए जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, अर्थात लेंस पतला हो जाए, अर्थात लेंस पतला हो जाए। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है भाई, जब लेंस पतला हो जाएगा तो आंख के गोलक का व्यास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आंख के गोलक का व्यास कम हो जाएगा, और नेत्र व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं आंख के गोलक का व्यास कम हो जाए तथा या अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात। ठीक है, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। ये दो कारण है। ठीक है, अब निवारण देखिएगा इसका, तो निवारण अभी बताया गया, कन्वर्जिंग प्रकृति का लेंस लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के संबंधित चश्मे में उपयुक्त या उपयुक्त लिखेंगे, उपयुक्त क्षमता वाला अभिसारी प्रकृति का, वहाँ अभिसारी नहीं था, वहाँ अपसारी था, अभिसारी प्रकृति अर्थात उत्तल लेंस
अब अभिसारी प्रकृति उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, और चित्र इसका बना लेंगे। तो मैं ऊपर वाला मिटा करके चित्र बना दे रहा हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, कन्वर्जिंग नेचर का लेंस लगाना है। अब कन्वर्जिंग नेचर का लेंस कैसे लगेगा देखिएगा। जैसे नियरेस्ट पॉइंट पहले आ गया था ना, तो ये आपका हो गया आँख के गोलक का आकार। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसके पहले यहाँ एक बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अब इसका नियरेस्ट पॉइंट जो था, जैसे मान लीजिए ये इसका नियरेस्ट पॉइंट है, यहाँ इसका नियरेस्ट पॉइंट बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इसका नियरेस्ट पॉइंट है। ठीक, आ गया है पहले यन डैश पे आ गया है, इसको बाद में ले जाना है, यानी यन पे होना चाहिए इसको, यन पे, कहाँ पे, यन पे। ठीक, तो लाइट रे को क्या कर देना है, कन्वर्ज कर देना है पहले ही। जैसे यहाँ लेंस अगर मैंने लगा दिया ऐसा, कुछ इस प्रकार का देखिएगा। ठीक है, तो इससे जो लाइट रे जाएगी देखिएगा ऐसे और ऐसे, ये प्रतीत होगी यहाँ से जाती हुई। ठीक, अब इसको ऑलरेडी कन्वर्ज लाइट जब मिलेगी तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा। तो यह जो है रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा। इसको ऑलरेडी कन्वर्ज लाइट मिली है तो ये रेटिना पर कन्वर्ज कर दिया और यहाँ पर इसका इमेज बन गया। ठीक है, ये इसका नियरेस्ट पॉइंट दूर चला गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, निवारण में लिख सकते हैं आप, यहाँ ये चित्र में ये निवारण में लिख सकते हैं और ये चित्र हो गया। ठीक है, ये ऐसे इसका निवारण किया जाएगा। ठीक, तो ये निकट दृष्टि दोष हुआ और दूर दृष्टि दोष हुआ जो इम्पोर्टेंट था। इसके बाद जो दोष बचे हैं वो केवल नाम मात्र आपको पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तब तक के लिए मैं अपनी इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ड्यूरेशन लंबा हो रहा है। तो आप अपना ध्यान रखें और नोट्स प्रॉपर बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।